हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी स्टैक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है प्लानिंग, वो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग का मतलब क्या होता है वो समझा था एंड प्लानिंग के क्या फीचर्स है वो भी हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, आपको पता है कहीं भी चले जाओ, अगर हम बिजनेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की, तो कहीं भी आप चले जाओ या आप अपने खुद के घर की भी बात करो ना, तो प्लानिंग तो हर जगह इम्पॉर्टेंट ही है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पूरा हम मैनेजमेंट के ऊपर ही पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखे रखा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बोला जा रहा है कि प्लानिंग जो है ना वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अभी क्या है, अगस्त ही है, मान क्या लेते हैं ना, अगस्त चल रहा है। अब आपको पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है या तो फरवरी में होंगे या तो मार्च में होंगे। चलिए हम मान लेते हैं मार्च में होंगे। ठीक है, तो कितने महीने बचे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, ऑलमोस्ट हम अराउंड मान लेते हैं कि 7 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग कर रखी होगी तो आपने ये सोचा होगा कि एटलीस्ट अक्टूबर तक हम पूरी बुक जो है बिजनेस की वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद नवंबर एंड दिसंबर में हम क्या करेंगे, उसी बुक को दोबारा से रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम जनवरी में क्या करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड फरवरी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस भी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वो भी हम करेंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर आपने सोच रखी होंगी ऑलरेडी पहले से ही, आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब होना है, मार्च में होना है, एंड आपने ये सोच लिया कि एग्ज़ाम में मुझे कितने परसेंट लाने हैं, 90% लाने हैं। आपने ये टारगेट बना लिया, मतलब आपका गोल क्या है कि मुझे एग्जाम में 90% तो लाने ही हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लान करके चलोगे। सो बेसिकली प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है कि अक्टूबर तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 महीने रिवाइज करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी एडवांस में प्लान कर लिया है, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे ही नवंबर आएगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी प्लान कर लिया कि मुझे नवंबर में दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो बेसिकली बोला जा रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अगर हम बिजनेस फर्म की बात करें तो बिजनेस में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर एडवांस में प्लानिंग कर रखोगे तो आपको पता होगा कि आपको जो गोल अचीव करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करने रहेंगे, वो पूरी प्लानिंग प्रोसेस आपको पता रहेगी। ठीक है, तो आप उस हिसाब से एक्टिविटीज़ करोगे, उस हिसाब से अपना काम करोगे। सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, प्लानिंग के थ्रू एक डायरेक्शन मिल रहा है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? सो यहाँ पर क्या देके रखा है, बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शंस। हमारे काम हमें कैसे करने हैं, उन एक्शंस के लिए प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग हमें क्या बताता है, प्लानिंग से हमें हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पता चल जाता है, क्योंकि प्लानिंग में ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या गोल्स अचीव करने हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग के थ्रू हमें अपने गोल्स क्लियरली पता रहते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम आगे का काम करते हैं। मतलब हमारे जो भी एक्शंस होंगे फ्यूचर में हम उस गोल के और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करेंगे जो हमने प्लानिंग प्रोसेस में सोचा होता है। ठीक है, सो बेसिकली प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, गाइड प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिस हिसाब से हम अपने एक्शंस को फ्यूचर के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉइज नो इन एडवांस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट टू डू टू अचीव दोज गोल्स। क्या बोला जा रहा है,
अगर हमारे गोल्स क्लियरली हमें पता रहेंगे तो जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनको एडवांस में पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और कैसे करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमें आगे करना क्या है और हमें अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट का जो भी बंदा रहेगा, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग हेड्स रहते हैं, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स वगैरह रहते हैं, तो उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी एंड वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, तालमेल बिठा के हर एक काम को अच्छे से कर देंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। बोला जा रहा है अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मर्जी से काम करेगा और हो सकता है एक काम जो ऑलरेडी कोई बंदा कर चुका हो दूसरा बंदा भी वही सेम काम कर ले, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो बोला जा रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ प्लान नहीं करी जाएगी तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही है। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आगे के फंक्शंस आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंस पे। तो बोला जा रहा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता है कि कुछ भी हो जाना, हमें पता ही नहीं उस चीज़ का। जैसे कि अगर हम बोले नेचुरल कैलामिटी, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। आपको पता है जो भी बिजनेस है वो किस इन्वायरमेंट में काम करता है, चैप्टर 3 में मैंने समझाया था, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा था। आपको पता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसको अलग अलग चीज़ों से डील करना रहता है। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में उनको ऑलरेडी पता है कि ये सर्कमस्टेंसेस, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उससे डील कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में नहीं रहती वो चीज़ें, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं रहती। ठीक है, तो वो जब चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसी को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, हमें पता ही नहीं है अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो भी सकता है, मतलब अच्छे वे में भी अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हम नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, ताकि हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए एडवांस में। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटीज फेस करनी ही पड़ती हैं। प्लानिंग इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन। अब बोला क्या जा रहा है कि प्लानिंग से क्या होगा, मैनेजर को हेल्प मिलेगी कि वो आगे का सोच पाए, देख पाए, प्रेडिक्ट कर पाए एंड उस हिसाब से जो भी रिस्क आएंगे उसके लिए वो प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैफे की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं कैफे की। फॉर एग्जांपल हमने खोला है रूफ टॉप कैफे। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल ओपन है, रूफ टॉप कैफ़े खोला हुआ है एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब सिटिंग एरिया जो है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर बिल्कुल ऐसे खुला आसमान आपको दिखेगा। रूफटॉप कैफ़े हमने खोला हुआ है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमने खोला अक्टूबर में कैफ़े, है ना, अक्टूबर में कैफ़े खोला, तो आपको पता है फरवरी एंड तक तो ठंड रहती ही रहती है। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बारिशें आ जाएंगी। अक्टूबर टू फरवरी तक तो अच्छा खासा आपका कैफ़े चलेगा, है ना। आपने प्लान कर लिया कि हमारा कैफ़े जो है अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि सबको रूफटॉप एरिया बहुत पसंद आता है, रूफटॉप कैफ़े जो है लोग जाते ही हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, आप खुद बताओ कि लोग धूप में बिल्कुल खुले में बैठना पसंद करेंगे?
आप भी खुद सोचो, आप बाहर कहीं जाते हो खासकर गर्मियों के मौसम में, तो आप यही सोचते हो कि शेडेड एरिया मिले, मतलब बिल्कुल शेड पड़ी हो या फिर कोई क्लोज्ड एरिया मिले जहाँ पे हम बैठ पाए। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। चलो गर्मियाँ भी जैसे तैसे निकाल ली, बारिश एडजस्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भी रूफ टॉप कैफे खोला होगा उसके पास कस्टमर आ पाएंगे क्या इस टाइम में? ठीक है, अगर हम गर्मियों का भी छोड़ दें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बारिशों के मौसम की बात करें तो 3-4 महीने तो बारिश रहती ही है। तो 3-4 महीनों तक इस रूफटॉप कैफे में कोई भी कस्टमर आके बैठेगा? नहीं बैठेगा, कि बारिश में थोड़ी ना भीगेगा, है ना, बारिश में थोड़ी ना खाना खाएगा। तो ये चीज पहले से ही क्या करेगा, रूफ टॉप कैफे का एंडर सोच लेगा कि इसके लिए ये तो अनसर्टेन चीज है एंड ये मेरे हाथ में भी नहीं है, बारिश होनी है तो होनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए रूफटॉप सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही गर्मियाँ आएंगी और बारिशें आएंगी हम शेड डाल देंगे। ठीक है, हम शेड डाल देंगे, उससे क्या होगा, कस्टमर्स इजीली आराम से क्या हमारे कैफे में आके बैठ सकेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब उसने प्लान किया। अगर उसने प्लान ही नहीं करा होता तो उसको नहीं पता रहता कि मुझे गर्मियों के मौसम में या बारिशों के मौसम में करना क्या है, तो उससे क्या होता, उसके कैफे को ही लॉस होता। ठीक है, आया समझ में? तो बोला क्या जा रहा है कि अगर हम प्लानिंग करके रखेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी के बारे में एडवांस में ही पता होगा, या नहीं भी पता होगा हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे उस चीज़ को एंड उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो बोला जा रहा है बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग हेल्प्स टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। सेम चीज बोली जा रही है, अगर हम एडवांस में अपने टास्क जो भी हमें परफॉर्म करने हैं, जो भी काम करना है, उसको एडवांस में ही सोच के रखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, जो भी अनसर्टेन इवेंट्स होंगे उसको प्लानिंग के थ्रू हम सॉल्व करने की या उससे डील करने की कोशिश कर पाएंगे। सो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प्स टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, द अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज फॉर दैम कैन बी डेवलप्ड। क्या बोला जा रहा है कि जो अनसर्टेनिटीज रहती है ना बिजनेस में, इसको हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, हम उसको निकाल के नहीं फेंक सकते, लेकिन हम उसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड मैनेजर उस हिसाब से उस सर्कमस्टेंस से या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन एडवांस में ही सोच सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर हम एडवांस में चीज़ें सोच के रखेंगे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हमने एडवांस में सोच लिया कि ये डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, मतलब हमने चीज़ें बांट दी हैं, ये हम पहले से ही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्लान करते वक्त हमने सोचा कि ये 4-5 डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अंडर में ये एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हमने ऑलरेडी परफॉर्म करी, ऑलरेडी सोच रखी होंगी ना, प्लान कर रखी होंगी, तो हर एक एम्प्लॉय को पता रहेगा कि मेरा काम कौन सा है। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय है उसको पता रहेगा कि मुझे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है, मेरे काम सेल्स का है। ठीक है, दूसरे को पता रहेगा कि मुझे यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना है, तीसरे को पता रहेगा मुझे यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना है, सबको अपने अपने काम पता रहेंगे। लेकिन अगर पहले से ही प्लान ना किया हो तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, तो क्या होगा, किसी को अपना काम नहीं पता होगा, वो एक काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है, उसने सोचा कि मुझे यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसने सोचा मुझे यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं है, उसने जाकर फिर से वही सेम 100 प्रोडक्ट्स बना दिए। तो इससे क्या होगा, इससे वेस्ट हो रही है मेहनत भी, टाइम भी एंड पैसा भी। तो अगर हम ऑलरेडी चीज़ों को प्लान करके रखेंगे तो कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा, हम दोबारा से क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओनर ने बोला कि मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक इंसान को बोला, चलो इंसान को नहीं बोला, उसने ये ऐलान कर दिया या नोटिस बोर्ड पे लिखवा दिया कि मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो एक ही बंदा उसको रिपोर्ट ला कर देगा,
लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा बंदा है जो उनको रिपोर्ट ला कर देगा। उन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं करा, उन्होंने प्लान ही नहीं करा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंसान ने जाके रिपोर्ट दे दी, दूसरे इंसान को खबर ही नहीं है, तो वो जाके फिर से रिपोर्ट दे देगा, तीसरा इंसान फिर से जाके रिपोर्ट दे जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ की रिपोर्ट ऑनर के पास बार बार जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं था, हमें क्लियर ही नहीं था, प्लान पहले से करके ही नहीं रखा हुआ था। ठीक है, एकदम से ही चीज़ें होने लगी। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेहनत भी वेस्ट जा रही है एंड एक्टिविटीज़ भी ओवरलैप हो रही है, दोबारा से करी जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल। सेम बात बोली जा रही है, प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में हमें क्या एक्शंस करने हैं, कौन क्या काम करेगा, ये प्लानिंग के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में एक तालमेल बैठा रहता है। ठीक है, सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और जो भी अलग अलग डिविजन्स के लोग रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे या अलग अलग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो तालमेल बैठाकर ही हर काम करेंगे, किसी के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि प्लानिंग पहले से ही हो चुकी है, उस हिसाब से बस आपको काम करना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, as a problem of what to do, how to do, when to do and who is to do it are almost decided, it ensures clarity in thought and action and work is carried on smoothly without interruptions। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि क्या काम करना है, काम कैसे करना है, काम कब करना है एंड उस काम को कौन करने वाला है, ये प्लानिंग के थ्रू ऑलरेडी डिसाइड हो रखा होगा। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंसान के पास क्या रहेगी, क्लैरिटी रहेगी एंड वो अपना काम उस हिसाब से स्मूथली कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शंस। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, It helps in avoiding confusion, misunderstanding and minimizing useless activities। क्या बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग है वो हेल्प करता है कि कंफ्यूजन दूर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो एंड जो भी वेस्टफुल एंड यूजलेस एक्टिविटीज़ है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, आया समझ में? प्लानिंग ऑल्सो मेक इट ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। बोला जा रहा है कि प्लानिंग के थ्रू जहाँ पर भी कमियां हो रही है वो आसानी से डिटेक्ट हो सकता है एंड उस कमियों को कैसे सुधारा जाए उसके लिए हम प्रॉपर मेजर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप प्लान करोगे, प्लानिंग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग करके रखेंगे तो हमें इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिलेंगे। ठीक है, पहले से अगर आप कुछ चीज़ें सोच रहे होंगे ना, तो आप नई नई चीज़ों को कैसे क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं वो सब भी पहले से ही सोच रखोगे। ठीक है, वाइल प्लानिंग मैनी न्यू आइडियाज अराइज एंड इट रिजल्ट इनटू क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड फोरसाइटेड एटीट्यूड अमंग द मैनेजर्स। बोला जा रहा है जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं ना तो हमारे दिमाग में काफ़ी नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने रूफटॉप कैफ़े बनाने का सोचा होगा तो उसको हम कैसे डेकोरेट करें, उसका मतलब जो भी डेकोरेशन रहेगा या क्या बोल सकते हैं उसको, ग्रीनरी रहेगी, या कैसे हम आई कैचिंग बनाएं उसको कि लोग ज़्यादा आके बैठे, लाइटनिंग कैसी होगी, वो अगर आप पहले से ही डिसाइड कर रखोगे, मतलब जब आप सोच रहे हो कि मुझे रूफटॉप कैफ़े बनाना है तो ये सब चीज़ें भी आप सोच रखोगे एंड आप ऐसे सोचोगे कि कैसे, जैसे कि रूफटॉप अगर कैफ़े की बात करें तो हर जगह हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है, एक सिटी में कई सारे आपको रूफटॉप कैफ़े मिल ही जाएंगे। तो मेरा रूफटॉप कैफ़े कैसे दूसरे से अलग होना चाहिए, उसका जो भी डेकोरेशन है ना, जो भी माहौल है, जो भी टेस्ट है वो कैसे अलग हो, उसके लिए आप काफ़ी नए नए आइडियाज़ लेकर आओगे। तो ये आप कब कर पाओगे, जब आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप प्लान करते हो ना तो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। वाइल प्लानिंग मैनी न्यू आइडियाज़ अराइज एंड जिसकी वजह से आप क्रिएटिव एंड इनोवेटिव चीज़ें सोच पाते हो। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी
क्रिएटिव चीज़ें सोच पाएगा, इनोवेटिव चीज़ें सोच पाएगा, उसके भी दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे अगर वो प्लान करेगा तो, ठीक है। As planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. Planning is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business. क्या बोला जा रहा है, जो प्लानिंग है ना वो एक तरीके से चैलेंजिंग एक्टिविटी होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि प्लानिंग जो है गाइड करता है कि आगे फ्यूचर के एक्शंस क्या होंगे जिस वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। क्या बोला जा रहा है कि प्लानिंग से क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ना, उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हम अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर पाते हैं, अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स हमारे पास रहते हैं, अलग अलग जो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, उसमें से क्या बेस्ट रहेगा, बेस्ट वन हम डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव। सबसे पहले तो जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एंड उसके बाद हम बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये तब हो पाता है जब हम प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। आया समझ में? प्लानिंग के थ्रू जो मैनेजर होता है वे फ्यूचर में जो भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से वो बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है, ठीक है। आया समझ में? प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग रैशनल डिसीजन बाय सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग किस चीज में हेल्प करता है, सही डिसीजन लेने में, ठीक है। वो भी कैसे, टारगेट्स को सेट करके एंड फ्यूचर में क्या क्या कंडीशंस आएंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रेडिक्ट करके, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब ये जो कंट्रोलिंग है ना, ये सबसे लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। कैसे, इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमने सोचा कि 1 मंथ में हमें 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। कितना सोच लिया हमने, 1 मंथ में हमने 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमने प्लान कर लिया। लेकिन जैसे ही 1 मंथ पूरा हुआ तो हमने क्या देखा कि कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, 800 प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है। लेकिन हमने प्लान क्या किया था, ये क्या है, ये है प्लानिंग, जो हमने प्लान किया था, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल में हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए, 800, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने सोचा तो 1000 प्रोडक्ट का था लेकिन बने सिर्फ 800। तो कितने की डेफिशिएंसी आ रही है, 200 प्रोडक्ट्स, मतलब 200 प्रोडक्ट्स हमारे कम बने हैं, ठीक है। आया समझ में? अब ये 200 प्रोडक्ट्स क्यों कम बने हैं, कहाँ पर कमी रह गई, लेबर लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया या मशीन्स खराब हो गई थी, इस वजह से प्रोडक्ट टाइम पर नहीं बन पाए, तो इस चीज़ को सही करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि अगले मंथ हम बिल्कुल 1000 प्रोडक्ट्स प्रॉपर टाइम पर बना पाए। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, कि हमें पता चल गया हमने प्लान क्या किया था और हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। ये क्या किया है हमने,
1000 प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, ये हमने प्लान किया है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट करना। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतना तो बनना ही चाहिए, लेकिन बने 800 प्रोडक्ट्स, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें इतनी कमी आ रही है, इतनी ज़्यादा कमी आ रही है, उसको सही कैसे किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। अब हम वो सभी चीज़ें करेंगे जिस वजह से ये कमी दोबारा ना आए, ठीक है। अगर बाय चांस आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 प्रोडक्ट्स का, लेकिन आपने बनाए 995 प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की कमी आई है कि 5 प्रोडक्ट्स टाइम पर नहीं बन पाए। तो इतनी छोटी मोटी चीज़ों को मैनेजमेंट जो है वो निगलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी या डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब जाके जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स। बोला जा रहा है प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, गोल सेट, एंड जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सभी उस गोल को अचीव करने के लिए ही अपना काम करते हैं, ठीक है। दस प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक तरीके से हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए कि हमने जो प्लान किया था वो एक्चुअली में परफॉर्म हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। By comparing actual performance with the standard, manager can know whether they have actually been able to attain the goals or not. अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, मतलब स्टैंडर्ड जो सेट करके रखा था मैनेजमेंट ने, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट ने गोल्स सोच रखे थे कि हमें 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं, वो एक्चुअल में पूरा कर पाए हैं या नहीं, एक्चुअल में ऐसा हो पाया है या नहीं, ठीक है। आया समझ में? तो बोला जा रहा है बेसिकली प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड फिर इवेल्युएट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं अगर वो चीज़ ना हो पाई, ठीक है। आया समझ में? In case of any adverse deviation, the management can take remedial measures to improve the result. वही बोला जा रहा है, जब आप इवेल्युएट करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, तो अगर कोई डेविएशन आता है जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, उसके लिए मेजर्स लेगा, रेमेडियल मेजर्स लेगा, ठीक है, उसको सही करने का सोचेगा, ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट आए हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। द नेचर ऑफ करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। अब बोला जा रहा है कि ऐसे क्या मेजर्स लेगा या कितने हद तक चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो डिपेंड करता है कि कितना डेविएशन आया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी आई है, डेविएशन आया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक पहुंच पाए हो, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने ही होंगे, ठीक है। आया समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ प्लान अ मैनेजर विल हैव नो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोला जा रहा है अगर प्लान नहीं बनाया जाएगा तो मैनेजर जो है उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होगा, ठीक है, एंड वो क्या नहीं कर सकता, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर पहले से ही प्लान नहीं किया होता कि 1000 प्रोडक्ट हमारे आराम से 1 महीने में बन सकते हैं एंड हम इसे बनाएंगे, अगर ये चीज़ प्लान नहीं की होती, स्टैंडर्ड नहीं सेट किया होता, तो अगर हमारे 800 प्रोडक्ट्स भी बनते ना तो हम संतुष्ट रहते। हम कुछ भी चीज़ सुधारने की कोशिश नहीं करते जिसके थ्रू हम 1000 प्रोडक्ट्स तक अगले महीने पहुंच पाए, ठीक है। आया समझ में? तो बोला जा रहा है अगर प्लान नहीं होगा तो हम करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पाएंगे, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो शॉर्ट में बोला जाए तो बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग है वो कंट्रोल का बेस है, बेस प्रोवाइड करता है कंट्रोल को। कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग के बिना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।